हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कॉमर्स महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन की कंटिन्यूशन में मैं अब रिसर्च के क्वेश्चंस जो हमारे कॉमर्स का यूनिट नंबर 5 है वो सॉल्व कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च मेथड्स। यूनिट का नाम अगर हमें नहीं पता है तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन रहेंगे और स्टैटिस्टिक्स के भी रहेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे हम यूनिट नंबर 5। मैंने आपके साथ सही नाम शेयर किया है कि नहीं। मैं हमेशा अपने सारे कैंडिडेट्स को बोलती हूँ अपने यूनिट्स के नाम भी याद रखिए और क्या पढ़ रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। मेरे पास है महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का। अभी जो 15 जून को पिछले संडे को एग्जाम हुआ था उसका ए सेट है कॉमर्स वालों का। तो मैं 41 क्वेश्चन पर हूँ, इसी पर आप ढूंढ सकते हैं अपने सेट में। और ये इसके पहले मैंने अपनी 4 वीडियोस भी अपलोड किए जो इस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराए हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप सबको ही हेल्प करने की जरूर कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं 41st क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद था तो आंसर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ जिस क्वेश्चंस पर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का टाइम लग रहा है तो बाकी वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए या फिर जहां पर कैलकुलेशन है उनके लिए आप टाइम छोड़ सकते हैं। ये महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन ऑफलाइन था तो आपके पास पेन और पेंसिल रहती है। और नेट एग्जाम में भी जब आप देने जाते हैं कंप्यूटर पर तब भी आपको रफ पेपर और पेंसिल दी जाती है। ठीक है, और अभी आपको पता है नेट एग्जाम जल्दी ही है तो हम अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए अगर आपको पता हो तो। क्वार्टल डेविएशन होता है मेजर ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन। ठीक है, ये मेजर होता है जो स्प्रेड और डिस्पर्जन होता है बेस्ड ऑन द मिडल 50% ऑफ अ डेटा सेट। तो अगर इसका फॉर्मूला मैं बोलूँ तो क्वार्टल डेविएशन होता है इक्वल टू Q3 - Q1/2। ठीक है, यहाँ पर Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल जिसका मतलब है 25th परसेंटाइल और Q3 रहता है थर्ड क्वार्टाइल 75th परसेंटाइल। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन होता है मेजर ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन जो मिडल 50% ऑफ द डेटा सेट पर होता है, डिपेंड है। और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। तो 3 - 1। और यहाँ पर Q3 रहता है थर्ड क्वार्टाइल जिसको 75th परसेंटाइल बोलते हैं और Q1 हमारा रहता है 25th परसेंटाइल। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो आप समझ सकते हैं अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। 3 पहले आता है फिर 1 आता है। ओके, फॉर्मूला ऑफ क्वार्टर डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 42। मैं महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का ए सेट कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स का सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ अपने साथ बुक पेन डायरी नोट्स ले आइए। लिख लीजिए कवलप्रीत मैम के साथ आज क्या ले सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कॉमर्स के यूनिट नंबर 5 का सेक्शन बना हुआ है तो आप उसमें लिख लीजिए, नोट्स ढूंढने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी। 42 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। 42 क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एज्यूम्स दैट द मीन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज। ए बोल रहा है ऑलवेज नॉर्मल, बी बोल रहा है ऑलवेज नॉर्मल फॉर लार्ज सैंपल साइज, सी बोल रहे मोर देन 1000 एज एन एप्ली नॉर्मल, अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए वो, और डी होता है इंक्रीज द सैंपल साइज अप्रोचिंग नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पर है ना मुझे थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफिकल्टी लग रही है बट इस हिसाब से सेंट्रल लिमिट थ्योरम एज्यूम्स करता है मीन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक बार डिस्कस कर ले कि क्या सही आंसर बन सकता है। ठीक है, अब जब भी आपको कोई नया कॉन्सेप्ट लो मैं हमेशा बोलती हूँ उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। नहीं पता सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है तो उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, उसके एजम्पशंस भी पढ़ लीजिए। ओके, तो इससे काफी आसानी हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही कम रिपीट होते हैं। ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन बिकम्स अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आई रिपीट, एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, जैसे सैंपल साइज बढ़ता है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन becomes approximately normal regardless of the population's distribution। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए इंक्रीज द सैंपल साइज अप्रोचिंग नॉर्मल। तो ये मतलब मेरा भी अगर मैं ऑप्शन देखूं तो क्या करेक्ट आंसर मेरा बनना चाहिए है इंक्रीज द सैंपल साइज अप्रोचिंग नॉर्मल, डी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। ओके, तो 42 का करेक्ट आंसर बनता है डी।
43 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या स्क्यूनेस क्या रहते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिए मीन इज इक्वल टू मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन इज इक्वल टू मोड अपॉन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मीन इज इक्वल टू मोड अपॉन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मोड। तो मेरे हिसाब से ये ना सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सर्च भी कर लोगे गूगल पर जाके भी आपको कॉन्सेप्ट पता है, बुक्स ओपन करके ढूंढ लोगे, तो ये फॉर्मूला मतलब ये चार ऑप्शंस कुछ भी नहीं बनता यहाँ पर, और ये गलत हो जाएगा। तो फिर हम हमेशा, मैं कहती हूँ कि अगर आपने गलत आंसर मार्क भी किया था, तो अभी अगर मैं बोल रही हूँ कि ये रॉन्ग है, डिस्क्लेमर भी देती हूँ मैं हर अपनी वीडियो पर कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रही हूँ, तो नेट और सेट के आंसर की से अगर मैच नहीं होते तो फिर हम जब उसके आंसर की आएगी तो वेट कर लेना चाहिए। बट यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि करेक्ट आंसर अगर आप स्टडी करते हो इसके कॉन्सेप्ट के बारे, तो आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर स्क्यूनेस, अगर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और मीन आप सबको पता है, मोड भी आप सबको पता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर ऑल्टरनेट फॉर्मूला होता है जब आपके पास मोड नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा उसके ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी आंसर सही नहीं है, और जब ये ऐसा होता है तो आपके पास जब प्रोविजनल आंसर की आएगी और तब तक आप ये आंसर ढूंढ के रख सकते हैं, इसके सपोर्टिंग आंसर कि इसका क्या, ये आंसर मैं क्यों कह रही हूँ रॉन्ग है ऑप्शंस। और करेक्ट आंसर के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं, आपको पेमेंट करनी रहती है, और जैसे आप पेमेंट कर देते हो अगर आपका आंसर करेक्ट भी निकलता है तो वो आपको रिफंड भी दे देते हैं। ओके, तो उसको घबराइए नहीं, बस प्रूफ अपने साथ इकट्ठा करके रखिए, और जब ये क्वेश्चन ऐसे चैलेंज हो जाता है तो या तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, जिसके मार्क्स सबको मिल जाते हैं, तो 2 मार्क्स का हमारा नुकसान नहीं होगा। So according to me, here none of the option is the correct answer. Let's move on to the next question. The cause and effect is known by in study of, कह रहे कॉज एंड इफेक्ट जानना है स्टडी में, तो क्या यूज होता है, रिग्रेशन, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है रिग्रेशन। देखिए आप है ना, क्वेश्चन नहीं समझ आता तो अगर आप मराठी कैंडिडेट हो या अगर आपकी लैंग्वेज भी अच्छी है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो एक बार, क्योंकि आमने सामने दिया होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। हिंदी होता है नेट एग्जामिनेशन में, तो कॉज एंड इफेक्ट इज नोन बाय इन स्टडी रिग्रेशन, क्योंकि रिग्रेशन किसके लिए यूज होता है ये भी पता होना चाहिए। और अगर मैं बोलूं कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी और कोएफिशिएंट वेरिएशन क्या है, हर आंसर में हम चार ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। तो कोरिलेशन मेजर करते हैं स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप, बट नॉट कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कोरिलेशन क्या मेजर करते हैं, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप, बट कॉज एंड इफेक्ट नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या मेजर करती है, लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग, वहां पर भी कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है, एक इवेंट होगा कि नहीं वो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या करता है, मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन, इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो कोरिलेशन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन। तो रिग्रेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। रिग्रेशन इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने को कि एक वेरिएबल में चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर चेंज होगा तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या असर पड़ेगा, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर शुड बी रिग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं 45, विच इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड थ्योराइजिंग। क्या ये सर्वे, क्या ये एक्सपेरिमेंट है, क्या ये साइंटिफिक मेथड है, क्या मेटा एनालिसिस है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना चाहिए साइंटिफिक मेथड, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड का ही एक्सप्लेनेशन है। सर्वे, एक्सपेरिमेंट और मेटा एनालिसिस क्या होता है एक बार हम जान लेते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ हर ऑप्शन पढ़ के जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज इस पर क्वेश्चन आया तो अगली बार भी इस पर आएगा। आपको अगली बार सर्वे के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मेटा एनालिसिस पर आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं सर्वे, आपको पता है क्या होता है, डेटा कलेक्शन मेथड है, ठीक है। वो पूरा एक प्रोसेस नहीं जो उन्होंने लिखा है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक पार्ट है साइंटिफिक मेथड का, वो भी पूरा मेथड नहीं है। और मेटा एनालिसिस क्या होती है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कंबाइन करती है रिजल्ट्स को फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज। इट इज यूज ड्यूरिंग इवेल्युएशन बट नॉट द एंटायर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। तो मेटा एनालिसिस क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है टू कंबाइन रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज। अगर आप मेटा एनालिसिस है तो सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बिब्लियोमेट्रिक्स, ये सब भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आजकल नया रिसर्च में चल रहा है। नया भी नहीं, काफी टाइम हो गया है, बट अगर हमको नहीं पता होता है कुछ चीज तो हमारे लिए वो नहीं होती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनना चाहिए साइंटिफिक मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूमिंग दैट अ बॉक्स कंटेन्स इन ऑल 10 बॉल्स, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हम एज्यूम करें कि एक बॉक्स कंटेन्स इन ऑल 10 बॉल्स, एक बॉक्स में 10 बॉल्स है, ऑफ विच
उन 10 बॉल्स में से 6 है ग्रीन एंड 4 आर रेड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल? ठीक है, मतलब हम बॉल, हमको अंदर से कलर पता है कि 6 हमारे पास ग्रीन है, 4 रेड है, बट क्या प्रोबेबिलिटी कि मैं जब हाथ से निकालूंगी बॉल तो रेड बॉल आएगा, ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसका सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप आंसर करेक्ट ढूंढ सकते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और बहुत सिंपल है, याद रखिए कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो वो एक हमको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की, तो हम कैलकुलेटर के बिना बैठे, और कोशिश करें टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, आप यूपीसी दे रहे हो, आप नेट सेट दे रहे हो, आप बैंकिंग दे रहे हो, आपको याद रखना है कि आप हमेशा टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखें। कितनी बार ऐसे होता है कि हमें पढ़ाई तो आती थी, बट हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, हमने पहले पेपर, जैसे अभी तो सेट में तो पहला पेपर हमारा टाइम अलग होता है पेपर 2 का, तो पेपर, पहले पेपर को नेट में इतना ज्यादा टाइम दे देगी कि हमारा सेट पेपर 2 तक जाएगा नहीं, तो वो भी गलत है। तो टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं अगर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमको बोले 10 और नंबर ऑफ रेड बॉल से 4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, मतलब क्या गारंटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। आप मेरी वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, सिर्फ वर्बली बता रही हूँ। तो आप लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, उसके फॉर्मूला आपको क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, पी बार लिखिए और रेड ब्रैकेट्स में लिखिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स उन्होंने बताया 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 10, 10 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 आपका 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.4। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन दिया है क्या, 0.4? यस, 0.4 सी वाला करेक्ट आंसर है। ओके, मैं फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके स्लोली लिख सकते हैं। और अब तक बुक नहीं लेके आई तो प्लीज ले आइए। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर ये वाले नोट्स नहीं बना रहे तो आगे जाके करेंसी वाले नोट्स भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो probability of red is equal to number of red balls upon total number of balls. Number of red balls are 4, total number of balls is 10, तो 4 divided by 10 is equal to 0.4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a sampling in which every member of the population has a calculable and non-zero probability of being included in the sample is known as। कह रहे एक सैम्पलिंग मेथड इन विच, जिसमें एवरी मेंबर, हर मेंबर को ऑफ द पॉपुलेशन को कैलकुलेबल और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है इंक्लूडेड इन द सैंपल। अब देखिए इन्होंने ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड्स कर दिए, जब हम एवरी मेंबर पढ़ते तो हमें तुरंत लगता है कि प्रोबेबिलिटी आंसर होगा, और नॉन जीरो पढ़ते तो हम थोड़ा सोचते कि क्या हो सकता है, बट यहाँ पर घबराइए नहीं, करेक्ट आंसर प्रोबेबिलिटी है। देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर कोटा सैम्पलिंग आती है और मल्टी स्टेज आती है प्रोबेबिलिटी में, तो दो ही मेन टेक्निक्स है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसके बारे थोड़ा सा पढ़ ले तो क्या पढ़ना चाहिए हमने को कि इन्होंने नॉन जीरो ये सब वर्ड कैसे यूज किया है। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि नॉन जीरो का मतलब क्या है, या ये फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैंने क्यों बताई है राइट आंसर। और आप पढ़ सकते हो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हर बार आते हैं डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड है जहां पर हर मेंबर को चांस होता है सेलेक्ट होने का, उसको हम बोलते हैं नॉन जीरो कैलकुलेबल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, वो हमेशा रैंडम सिलेक्शन पर होता है, सिलेक्शन बायस इससे कम हो जाती है, और इससे हम जनरलाइज कर सकते हैं रिजल्ट्स और इनेबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेक्ट्स। मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है रिसर्च आओ रिसर्च सीखे, आप जाएगी मेरे चैनल पर तो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने सब बताया कि कब आपको प्रोबेबिलिटी कब नॉन प्रोबेबिलिटी। मैंने 2 सेशंस दिए थे जिस पर रिसर्च पेपर राइटिंग सिखाया मैंने, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड कब यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए प्रोबेबिलिटी। लैंग्वेज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, मैन विटनी यू टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ 2 मीन्स, इक्वालिटी ऑफ मोर देन 2 मीन्स, इक्वालिटी ऑफ 3 मीन्स और इक्वालिटी ऑफ 2 सेट्स ऑफ रैंकिंग। ठीक है, मैन विटनी यू टेस्ट अभी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, मैं हमेशा बोलती हूँ इसको इजी है। अभी देखिए जब आप है ना नया नया पढ़ते हैं या नया नया रिसर्च करते हैं ना, तो कौन सा पैरामीट्रिक मेथड है कौन सा नॉन पैरामीट्रिक, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़े से ऐसे जो डिफिकल्ट नाम होते हैं, काई स्क्वायर, मैन विटनी, क्रुस्कल वॉलिस, ये सब है ना नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। अब नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक में क्या डिफरेंस है, वो भी आप मेरी पुरानी सेशंस में चेक कर सकते हो। मैन विटनी यू टेस्ट क्या है, एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो यूज करता है, जो यूज किया जाता है क्या डिटरमाइन करने के लिए, वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स वो एक दूसरे डिफर करते सिग्निफिकेंटली इन देयर रैंक्स। ठीक है, इसका मतलब वेदर वन ग्रुप इज हैविंग हायर और लोअर वैल्यूज देन द अदर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हम क्या चेक करें इसमें। देखिए इक्वालिटी ऑफ 2 मीन्स हम यूज करेंगे
इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है, जिसको हम पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। इक्वालिटी ऑफ मोर देन 2 मीन्स के लिए हमेशा एनोवा यूज होता है, और इक्वालिटी ऑफ 3 मीन्स की अगर मैं बात करूं तो ये होता है अनोवा या क्रुस्कल वॉल्यूस, डिपेंडिंग आप प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए इक्वालिटी ऑफ 2 सेट्स ऑफ रैंकिंग। तो देख रहे हैं हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है करेक्ट, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट बनता है। अगर आपको इतने अभी शॉर्ट टाइम में नहीं समझ आएगा तो इसके लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस बिटवीन द टू सैंपल्स एंड विद इन द सैंपल्स इज नोन बाय स्टडी। अगर आपने कभी टेस्टिंग की है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एफ टेस्ट। और ये देखिए वर्ड ना टू सैंपल्स एंड विद इन द सैंपल्स, ये एफ टेस्ट के लिए है। काय स्क्वायर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट क्यों लगते हैं ये भी हम थोड़ा सा नॉलेज रख लेते हैं, और ये पैरामीटर के नॉन पैरामीटर के ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम एफ टेस्ट को एनोवा भी बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इसको बिटवीन सैंपल वेरिएशन और बिटवीन ग्रुप्स वेरिएंस, मेजर डिफरेंस अमंग ग्रुप मीन्स, और विद इन सैंपल्स वेरिएशन और विद इन ग्रुप्स वेरिएंस जो रहते हैं वो वेरिएबिलिटी करते हैं, ठीक है। तो आप एनोवा और एफ टेस्ट पढ़ सकते हैं। एनोवा क्या करता है, टोटल वेरिएशन को डिवाइड कर देता है इनटू द डेटा इन टू कंपोनेंट्स, मतलब बिटवीन सैंपल्स एंड विद इन सैंपल्स, और ये टेस्ट करता है कि कौन सा ग्रुप मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए एफ टेस्ट, या एनोवा लिखा होता तो एनोवा। तो क्या करता है ये मैं रिपीट कर देती हूँ, इट एनालाइजेस द वेरिएशन बिटवीन टू और मोर सैंपल्स, तो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस एंड विद इन द ग्रुप वेरिएंस, इट हेल्प्स डिटरमाइन इफ द ग्रुप मीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। जबकि काई स्क्वायर क्या करता है, टेस्ट एसोसिएशन करता है, एसोसिएशन चेक करता है जनरली बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या है ये भी मैंने अपने पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जेड टेस्ट होता है, टेस्ट मींस व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन और लार्ज सैंपल्स। और टी टेस्ट क्या करता है, कंपेयर करता है मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स बट डज नॉट पार्टीशन, मतलब ये विद इन और बिटवीन नहीं करता है जैसे एफ टेस्ट करता है। तो टी टेस्ट कंपेयर करता है मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, जेड टेस्ट पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ लार्ज सैंपल्स, और काई स्क्वायर करता है एसोसिएशन टेस्ट बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्लो करके आप अपने हिसाब से नोट्स बना के लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और फिर मेरे चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके अपनी सक्सेस जर्नी बना रहे, और मुझे जब जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा क्वालिफाई का मुझे भी जरूर बताइए। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होए, क्योंकि ये मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ कुछ चीजें हमारी लक पर भी है, तो वो भी हमें स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क जितना भी हम कर रहे हैं, अगर हमें स्ट्रगल्स मिल रही है तो बिल्कुल घबराए नहीं। ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे और डीमोरलाइज रह जाएंगे। लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल के बाहर है, और जब चीजें अपने कंट्रोल के बाहर है तो उसके लिए सोचना भी मुश्किल है और टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। तो चलो 50th लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक का। विच वन इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया इस रिसर्च मतलब ये यूनिट नंबर 5 से। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस, तो एब्स्ट्रैक्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता तो इंट्रोडक्शन बन जाता पहला। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर एब्स्ट्रैक्ट होता है। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है ऑफ रिसर्च सीखे जिसमें मैंने रिसर्च पेपर, रिसर्च टॉपिक्स कैसे ढूंढना है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे सब बताया है, और मैंने उसमें आपको चैनल्स भी बताया, अगर आप वो यूट्यूब पे चैनल्स देख के आप स्टैटिस्टिक्स भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने। यूनिट नंबर 5 मैंने कवर करा दिया कॉमर्स की कैंडिडेट्स को, ये मैनेजमेंट की कैंडिडेट्स को भी हेल्प हो जाता है, और अगर आप टीचर हो और अपने स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ाने जा रहे हो कभी, तो मेरी वीडियोस उनके साथ भी शेयर कीजिए, और सिर्फ देखिए मत, जरूर मेरे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, तो थोड़ी मुझे भी मोटिवेशन आ जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, पढ़िए, ऑल द बेस्ट, और फिर जैसे ही क्वालिफाई हो जाए मुझे जरूर बताइए। कल संडे है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ सेक्रीफाइस लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। माई करियर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।